नमस्कार सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, आप लोगों को मैसेज या न्यूज सोशल मीडिया के माध्यम से मिल गई होगी। आज तक की हम लोग राजस्थान के जिलों को लेकर जो चर्चा कर रहे थे, उसमें बार बार आप लोगों को चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें गहलोत सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से ये बदलाव किए हैं। हम लोग एक मान सकते हैं कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा एक राज्य है। हमारा जिलों की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिले जैसे यूपी में, यूपी के बाद में आप लोगों को एमपी में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, और इसके बाद में नंबर आता है राजस्थान का तीसरा। पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, 5 सितंबर 2023 को गहलोत सरकार ने 19 नए डिस्ट्रिक्ट, 19 नए जिले जो बना दिए थे। उसके बाद में फिर से एक बार गहलोत सरकार ने जो वो घोषणा की है, 3 नए जिले और बना दिए गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में जो जिलों की संख्या है वो संख्या हो गई है 53, अर्थात 53। अभी तक पूरी तरीके से गजट नोटिफिकेशन या किसी प्रकार की कोई सरकारी घोषणा जो है वो नहीं हो पाई है। सरकारी घोषणा हो चुकी है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो हो नहीं पाया है। तो जैसे ये गजट में या डिक्लेरेशन नोटिफिकेशन वगैरह पूरी तरीके से आ जाएगा, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में हमें राजस्थान में 50 जिलों की बजाय 53 यानी कि 53 जिले पढ़ने पड़ेंगे। और ये 53 जिले किस प्रकार से होंगे तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ लें अच्छे से। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक लंबे समय से जो मांग चल रही थी, उस मांग की अगर हम लोग जैसे ही चर्चा करेंगे, तो मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सुजानगढ़ नाम का एक नया जिला बना। पहले मैं आपको बता देता हूं कि 3 नए जिले कौन कौन से बने। तो एक तो बना आपका सुजानगढ़। देखो कितना प्यारा नाम है सुजानगढ़। और सुजानगढ़ के बाद में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे पहले आप लोगों को पता होगा कि डीडवाना और कुचामन को, जो 2 तहसीलें थी पहले नागौर जिले की, उनको कंबाइंड करके एक जिला बनाया था, जिसको हम लोग बोलते थे डीडवाना कुचामन। लेकिन अब डीडवाना अलग हो चुका है और कुचामन अलग हो चुका है, तो दूसरा जिला जो बना है वो बना है कुचामन। ये ध्यान रखना है। और आप लोगों को अगर थोड़ा सा मैं बताऊं इस कुचामन के बारे में, तो सिंपल सा ध्यान रखना, पूरे राजस्थान में कुचामन प्याज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ध्यान रखना है, कुचामन राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में प्याज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। जैसे आप लोग कह सकते हैं कि पूरे भारत में प्याज कहां के प्रसिद्ध है, तो पूरे भारत में प्याज प्रसिद्ध है नासिक के। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा या आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़ा भी होगा, लेकिन जैसे मार्केट में अगर प्याज भी अगर अपन देखेंगे ना, तो प्याज 2-3 प्रकार के मिलते हैं। जैसे एक पतली लेयर वाला प्याज होता है, जिसकी उम्र जो होती है वो लंबी होती है, लगभग साल भर वो प्याज चलता है। पतली लेयर वाला जो प्याज होता है, मार्केट में अक्सर तो मिलते रहते हैं ऐसे प्याज, तो वो उसकी एज ज्यादा होती है। और उस प्याज के लिए, जिसको हम लोग लाल प्याज बोलते हैं, उस लाल प्याज के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध अगर कोई शहर है तो वो नासिक है। और इसी प्रकार से पूरे राजस्थान में प्याज के लिए कोई प्रसिद्ध शहर माना जाता है तो वो कुचामन है। अब ये कुचामन नाम का जो शहर है, हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि ये एक जिला बन चुका है, जो पहले नागौर की एक तहसील था, और नागौर की तहसील से फिर बाद में इसको डीडवाना में शामिल किया गया। कुचामन को जिला बनाया गया था, लेकिन जिला जो बनाया गया वो डीडवाना के साथ में कंबाइंड रूप से बनाया गया था। लेकिन अब अगर हम लोग बात करें, तो अब जो ये नया जिला बना है, अब ये सेपरेट हो चुका है, यानी अलग हो चुका है किससे, डीडवाना से। और तीसरी बात अगर हम लोग बात करें, तो तीसरा जो जिला बना वो बना मालपुरा। ध्यान रखना है इसको, मालपुरा। तो ये 3 नए जिले बने हैं। तो मालपुरा जो वो, इसका पुनर्गठन किससे किया गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं मालपुरा अलग हुआ है टोंक से, और कुचामन अलग हुआ है किससे, डीडवाना से।
और डीडवाना और कुचामन दोनों अलग हुए थे किससे? नागौर से। और सुजानगढ़ जो सेपरेट किया गया है वो किससे किया गया है? चूरू से। ये ध्यान रखना है। सुजानगढ़ एक्चुअल में बहुत अच्छी एक लोकेशन यानी कि भौगोलिक पृष्ठभूमि रखता है एज ए एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल की। सुजानगढ़ की डिमांड और सुजानगढ़ को जिला बनाने का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे होंगे, राजनीतिक इशू अगर ऐसे कुछ रहे होंगे जिसके कारण सुजानगढ़ जो वो जिला नहीं बन पाया होगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब जागो जब सवेरा वाली जो कहानियां चरित्रार्थ जो मुहावरे वगैरह हम यूज करते हैं, वहां इनका थोड़ा सा ऐसा देखने को मिल रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, लेट ही सही लेकिन अच्छा हुआ। लेकिन मिला सुजानगढ़ वासियों के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती होगी कि एक जिला बना जो बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि सुजानगढ़ जब प्राचीन काल रियासत काल हुआ करता था तो बीकानेर रियासत के अंदर ही आता था, और उस जमाने में भी इसको जिला बोलते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन चुका है, चूरू जिले से अलग होकर बना है, तो इसका हम लोग बोल सकते हैं। और जैसे इस सुजानगढ़ का इतिहास अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा इतिहास आप लोगों को इसको देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग बोल सकते हो कि राजस्थान में आप लोगों ने स्थापत्य कला में मंदिर बहुत देखे होंगे। मैं यहाँ सालासर बालाजी के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थापत्य कला में आप लोगों ने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। लेकिन यहां एक आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने तिरुपति बालाजी के मंदिर का नाम सुना होगा, जो दक्षिण भारत में है। पूरे राजस्थान में आप लोग कहीं पर भी घूम लेना, पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान में आप पूरे राजस्थान को अगर घूमेंगे तो तिरुपति बालाजी का मंदिर केवल और केवल आप लोगों को सुजानगढ़ में मिलेगा। और अपने आप में इतना भव्य मंदिर है, हर साल यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तो एक तिरुपति बालाजी के मंदिर के लिए सुजानगढ़ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। और आप लोग कह सकते हैं कि यहीं पर सुजानगढ़ में अगर देखोगे तो पूरे राजस्थान में कृष्ण मृग या काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध जो सेंचुरी या अभ्यारण्य जो है जिसका नाम है ताल छापर, सुजानगढ़ से मात्र थोड़ी सी नॉर्थ की साइड में एक उत्तर दिशा में यहाँ पर बहुत बड़ा सेंचुरी है जो पूरे राजस्थान में। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी राजस्थान में सेंचुरी हैं उन सेंचुरी में आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी से पुटअप हुए हैं पूछेंगे तो वो ताल छापर से पूछेंगे। ये बड़ी मजे की बात है अपने आप में। तो इसलिए सुजानगढ़ की एक वो भौगोलिक दिशा और दशा थी जिसके कारण वो ये जिला बनने की कगार पर था, लंबे समय पर डिमांड थी। लेकिन जब 19 जिले बनाए गए थे तो सुजानगढ़ का नाम नहीं था। सुजानगढ़ वासियों में भयंकर आक्रोश था, बहुत बड़ा आंदोलन भी किया था सुजानगढ़ वासियों ने, जिसके लिए मैं उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके लिए ये जिला बना। और तो और यहाँ अपन बोल सकते हैं कि रेलवे ट्रैक भी था यहाँ पर। सालासर बालाजी का मंदिर पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत के हम लोग बोल सकते हैं कि दर्शक या दर्शनाभिलाषी जो वो यहाँ पर आते थे सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के। तो ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो सुजानगढ़ के पास वो सारी दशाएं थी जिसके कारण वो एक जिला बनने की दौड़ में सबसे आगे था। सुजानगढ़ वासी सबसे पहले यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि अगर जिलों की घोषणा होती है तो ये सबसे पहले जिला यही बनेगा। लंबे समय तक एक सुजला के नाम से एक डिमांड चली थी, सुजला, सू से सुजानगढ़, जैसे जसवंतगढ़ और लाड़ से ला से लाड़दो, ये डिमांड चली थी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब जागो जब सवेरा वाली जो कहानियां या जो मुहावरे हैं वो यहाँ पर आए और आकर एक नई दशा और दिशा निर्धारित हुई सुजानगढ़ के लिए। तो आप लोगों और मैं तो सरकार से भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने जो भी फैसला लिया वो बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। तो ये चीज हमें थोड़ा सा अच्छे से पता होनी चाहिए।
और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं कि आप लोगों ने अगर साहित्य का नॉलेज अगर आप लोगों को थोड़ा सा पता है तो सुजानगढ़ के एक बहुत ही अच्छे कवि और लेखक स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी सेठिया, उनका संबंध सुजानगढ़ से ही रहा था। कन्हैयालाल जी सेठिया जिन्होंने कई रचनाएं जो है वो लिखी, जिसमें आप लोग कह सकते हो पीथल पाथल, धरती धोरारी, लीलटांस जैसी कई कहानियां उन्होंने लिखी और इन्हीं कहानियों की बदौलत उन्हें बहुत बड़े बड़े अवार्ड प्राइज से सम्मानित किया गया, नवाजा गया। तो यह है सुजानगढ़। तो आप लोगों को याद रहेगा सुजानगढ़ के लिए, तो ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं आज आप लोगों से कुछ बेसिक जानकारी जो है उसको लेकर चर्चा करूंगा और आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझें कि क्या जानकारी है क्या नहीं है। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल वे में ध्यान रखना है। लगभग आप लोग जैसे जानते ही हैं कि 2023 में नवंबर चुनाव की जो घोषणा वो हो चुकी है। 3 दिसंबर तक भारत के 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। तो आचार संहिता लग चुकी है, नई भर्तियां अब कोई आएगी नहीं, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट में अशोक गहलोत सरकार ने जाते जाते एक बहुत बड़ा तोहफा राजस्थान को जो है वो देकर गए। हो सकता है कि वापिस सरकार बने या नहीं बने, वो जनता के ऊपर निर्भर है। हम लोग पॉलिटिकल के इश्यू पर किसी प्रकार की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो मैं पॉलिटिकल से कोई मेरा लेना देना है ना कुछ और है। लेकिन एक बेरोजगारी के दौर की अगर हम लोग बात करें तो एक लगभग 6,000 के आसपास की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पशु परिचर। और पशु परिचर की जो वैकेंसी, ये गोल्डन चांस है उन बेरोजगार युवाओं के लिए, जो एक शानदार आप लोग बोल सकते हो तोहफा सरकार ने दिया है, जिसमें सिलेबस इतना इजी है। और सिलेबस इजी होने के साथ साथ इसकी अगर हम लोग मन लगाकर अगर 1-2 महीने अगर तैयारी करें तो इसमें इजी वे में सिलेक्शन हो जाता है। राजस्थान जीके आएगा पूरा, मोटा मोटा सिलेबस ये। पशुधन से संबंधित बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये इसकी मेन बात है। अब पशुधन से संबंधित मेन बेसिक जानकारियों में जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं डेयरी विकास। अब ये पशुधन से राजस्थान की ज्योग्राफी में आता है पशुओं की नस्लें, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और यहां पर पढ़ेंगे और पशुओं की नस्लें और पशु से संबंधित जितने भी अनुसंधान केंद्र उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो ये सारी की सारी नॉलेज हम लोग यहाँ पर करेंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो राजस्थान में पशु परिचर की जो वैकेंसी निकली है, जिसमें पशुधन से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट वाला जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी भी करेंगे। उसके लिए अलग से एक आप लोगों को मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। और 18 से 40 वर्ष तक की उम्र है, कोई भी अनाप शनाप फॉर्म भर सकता है, बुढ़े से लेकर जवान तक भर सकता है। और बड़ी मजे की बात यह है कि 10वीं पास की मात्र वैकेंसी, 10वीं पास व्यक्ति फॉर्म भर सकता है। तो 10वीं पास वालों के लिए गुड न्यूज है। और कोई ये सोचे कि मैं तो एज आउट होने ही वाला हूं, तो उसके लिए गोल्डन चांस है। सैलरी भी ठीक है, 18 से 52,000 तक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी कम नहीं है और वर्कलोड भी ज्यादा नहीं बता रहे हैं इसे। लेकिन ये पशु परिचर आखिर है क्या? पशु परिचर में एक तो जैसे हम लोग बोलते हैं पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक के बाद में वेटेनरी वगैरह का कोर्स करने के बाद में कुछ लोग कंपाउंडर बन जाते हैं पशुओं के, और इसकी हेल्प के लिए एक बंदा और जो है वो बनाया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पशु परिचर। ये इस प्रकार की वैकेंसी क्यों आती है, कारण क्या है? कारण यह है कि आप लोग अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान दूध उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। अगर दूध उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? राजस्थान पहले नंबर पर, बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जैसे पशुधन की अगर संख्या की बात करेंगे हम लोग तो पशुधन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश को भी हमने पीछे छोड़कर हम दूध उत्पादन में पूरे भारत में सबसे पहले स्थान पर आ चुके हैं। ऐसा ही शायद सरकार ने सोचा होगा कि इन पशुओं की नस्लें और सुधरे, जो पशु कंपाउंडर है उनके ऊपर वर्कलोड ना हो, समय पर पशु का इलाज हो सके, और समय पर पशु का इलाज अगर होगा तो पशुधन में जैसे इंक्रीज हो गए पशु, वैसे वैसे हमें दूध उत्पादन करने में और मदद है वो मिलेगी। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी बेरोजगार युवाओं के लिए, तो तन मन और धन से लग जाइए, बाकी हमारा पूरा सहयोग आप लोगों के लिए जो है वो रहेगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको क्वेरी चाहिए या किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखकर हमें भेजें, उसी के ऊपर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे, काम करेंगे। आपका सुझाव ही हमें उत्साहित करेगा, जैसा आप लोगों का सुझाव आएगा वैसा ही हम लगातार काम करते रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए दो अच्छी थोड़ी सी गुड न्यूज जो थी, ये मैंने आप लोगों के लिए जानकारी दी ताकि आप लोग अच्छे से इसमें काम कर सके। हाँ, तो ये 4 राज्यों के इलेक्शन जो है वो आगे चलकर राजस्थान की या भारत की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे, किस प्रकार से कौन कहां पर सीएम बनेगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी। जैसे चुनाव आएंगे तब इसमें हम लोग चर्चा करते रहेंगे, है ना। तो राजस्थान के संदर्भ में ही हमें ये जानकारी लेने की जरूरत है, और भी किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर भेजें। करंट आप लोग पढ़ते रहें, पशु परिचर में करंट पढ़ते रहें। करंट की हम लोग एक क्लास लगाएंगे, पर हर वीक सप्ताह में एक दिन आप लोगों के लिए करंट की क्लास जो है वो चलती रहेगी, है ना। ये सारी चीजें अभी आप लोगों को मैं बताता रहूंगा, इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। और जैसा अपने राजस्थान का भूगोल चल ही रहा है, इसमें ज्यादातर वो टॉपिक आ जाएंगे आपको जो पशु परिचर में आप लोगों के काम आएंगे, है ना। पशु गणना वाला टॉपिक मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा। आगे जैसे इसकी एग्जाम डेट वगैरह हमारे पास आएगी या जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने पास आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति के तहत अगर तैयारी करेंगे हम लोग तो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने ये सूचना आप लोगों को देनी थी। तो अगला जो वीडियो होगा वो अपना जो चलता है उसी की बेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे। उसमें राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहा है, और राजस्थान में आप लोग ये समझ लेना कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है, अगर आप लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ लिए, लगभग हम लोग यूं कह सकते हैं 50 से 60% राजस्थान की ज्योग्राफी आप लोगों की समझ में आ जाती है। लगभग बहुत सारा मैटर कवर हो जाता है उससे, है ना। उसी में नदी नाले झील वगैरह ये सारा कुछ आ जाता है ना। तो ये अगला चैप्टर जो होगा अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर होगा, जिसमें हम थार के मरुस्थल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों का किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम या समस्या हो तो आप मेरे को जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।